प्लांट की ग्रोथ क्या हुई, न्यूट्रिएंट्स क्या है, यानी कि इसमें मिनरल्स क्या है, इस बात पर ध्यान दिया जाता है एडेपोलॉजी में। और पेडोलॉजी में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ, मृदा का ओरिजिन कहां से हुआ, है ना, क्लासिफिकेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। इस विषय का अगर अध्ययन करेंगे मृदा में, ओरिजिन का, क्लासिफिकेशन का, टेक्सचर का, स्ट्रक्चर का, फिजिकल प्रॉपर्टी का, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, कलर, इन सभी चीजों का अगर अध्ययन करेंगे तो हम अध्ययन करेंगे किसका, पेडोलॉजी का। और अगर हम इसमें न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे सॉइल साइंस में, न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ कैसी हो रही कैसी नहीं हो रही, इन सभी के विषय में अगर बात करेंगे तो हम अध्ययन करेंगे एडेपोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है याद रखनी है। तो एडेपोलॉजी के अंतर्गत वृद्धि यानी कि ग्रोथ, मृदा में पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, और उपज, प्रोडक्शन, देखिए वही सब चीजें आ रही हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है मेन रूप से। मृदा में न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला फैक्टर यहाँ से आ रहा है। और पेडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो पेडोलॉजी में बात आएगी आपकी मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई, मृदा का क्लासिफिकेशन क्या है, और मृदा का डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी पेडोलॉजी। ठीक है, और एडेपोलॉजी पेडोलॉजी में आपको अंतर बिल्कुल क्लियर जो है यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है मृदा के अवयव, सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कंपोनेंट। ठीक है, अवयव, कंपोनेंट देख लेते हैं इसके। देखिए मृदा का कंपोनेंट अगर हम इस तरीके से एक चित्र बनाएं कि क्या क्या होता है मृदा में, तो देखिए एक तो ये हो गया 50% में क्या हो गया आपकी वायु, 25% एयर है, 25% वायु है, 25% इसमें जल है, 5% मृदा में ऑर्गेनिक मैटर है, 5% जो है ऑर्गेनिक मैटर है, और 49% जो है इसमें वो आपका मिनरल होता है, खनिज होता है। क्या होता है, खनिज होता है 49%। ये स्थिति रहती है मृदा का कंपोनेंट अगर देखना हो। ये तो देखिए मृदा है। अगर कहीं देखिए एक चीज समझिए, खरपतवारों को लोग गलत बताते हैं लेकिन मैं सही बताता हूं। क्यों कि गलत तो है ही है, मान लो वीड होता है, वीड इज ऑलवेज वीड, वीड जो है खरपतवार हमेशा खरपतवार ही होता है। लेकिन कभी कभी किसी चीज का सही उपयोग भी, मतलब किसी न किसी रूप में उसका यूज जो है ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा भी होता है। जैसे हम बताएं आपको कि मृदा कॉम्पैक्ट हो जाती है, मजबूत हो जाती है। मृदा के ऊपर से लगातार ट्रैक्टर गुजर रहे हैं, 20 मतलब 40-50 कुंटल का तो होता ही है ना ट्रैक्टर, जब मृदा के ऊपर से गुजरता है तो सॉइल कॉम्पैक्ट होती है। इस कॉम्पैक्टनेस को कम कौन करता है बताइए, बीट। खरपतवारों की जब जड़ें नीचे जाती हैं तो मिट्टी को तोड़ देती हैं, चट्टानें तोड़ देती हैं, मिट्टी की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर फसलें उगाना और खरपतवार उगना या पौधे उगना मृदा के लिए बहुत लाभदायक है, जिससे कि ये सॉइल को जो है पोर स्पेस बढ़ाते हैं सॉइल में, यानी कि रंध्रावकाश बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं तो ट्रैक्टर वाले जो है मिट्टी को पूरा बंजर बना के छोड़ेंगे, चट्टान बना देंगे पृथ्वी को। अब एक बात यहाँ पर आती है कि अगर मिट्टी, चट्टाने अगर देखें तो चट्टानों में अगर हम देखें तो खनिज की मात्रा जो होती है 90% होती है। यहाँ पर देखिए सॉइल है इसीलिए 49% खनिज है, मिनरल्स है। अगर यहीं पर चट्टान होती, क्या होती, चट्टान होती, तो चट्टान में आपका मिनरल्स जो होता, खनिज जो होता, वो होता आपका 90%। कितना होता, 90%। समझ रहे हैं बात को। अगर चट्टान होती तो खनिज की मात्रा बढ़ जाती, क्योंकि उसमें वायु नहीं है चट्टान में। अब ये 25% वायु उसमें घुस गई, पानी भी 15-25% घुस गया, ये सब निकल जाता कि नहीं निकल जाता, सब बाहर हो जाता, तो ऑटोमेटिकली मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती। तो ये आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की इसमें हल्की फुल्की आवश्यकता है। मृदा विज्ञान है, थोड़ा टफ होता है, हल्का सा,
अगर एक बार समझ में आ गया तो सबसे सरल, समझ रहे हैं? सरल भी बहुत ज्यादा है, अगर दिमाग ना लगाया तो कठिन भी बहुत ज्यादा है। आपकी ये एग्रोनॉमी नहीं है जो रट लिया बार बार पढ़ा, वो भी खैर सब्जेक्ट वो भी है, ऐसा नहीं है ना। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट को गहनता से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मृदा के अवयव में देखिए ठोस 50% के करीबन है और रंध्रावकाश 50% है। ठोस में आपका खनिज लवण 45% है और कार्बनिक पदार्थ जो है वो 5%, सॉरी यहाँ पर 45 है, 45% है। रंध्रावकाश 50% है जिसमें द्रव है और गैस है। वायु का मतलब गैस है और जल है, द्रव में जल है ना, और गैस में जो है वायु है। 25% ये इसमें अवयव इसके हैं, ठीक है। मृदा के अवयव में अगर देखेंगे तो 45% खनिज है, 5% ऑर्गेनिक मैटर है, उसके बाद 25% वायु है और 25% आपका जल है, ठीक है। चट्टान अगर होगी तो उसमें 90% खनिज लवण होगा, खनिज होंगे क्योंकि उसमें जो है वायु और जल तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। चट्टान के अंदर जल घुसा देखा है क्या कभी, या हवा जाती देखी है चट्टान के अंदर? नहीं होती ना। मिट्टी जो पल्वराइज होती है उसी में हवा जाती है ना, एरेशन ज्यादा होता है। चलिए अगली बात है खनिज पदार्थ। देखिए और मिनरल्स की बात करेंगे अगर हम, मिनरल्स। ठोस मृदा में 90% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए सत्य लिखा हुआ है यहाँ पर, मृदा के 90% खनिज पदार्थ में सिलिका। अब खनिज पदार्थ में 90% में क्या क्या होता है, जैसे अभी बताया था कि चट्टान का 90% खनिज है, ठीक है, लेकिन खनिज का यहां पर बात समझना, खनिज का 90% क्या होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है और आयरन होता है। क्या क्या होता है, खनिज का 90% जो होता है उसमें होता है आपका सिलिका, एल्यूमिनियम और आयरन, ये टोटल मिनरल का 90% है। इसके बाद 10% भाग में आपके आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सीयू और दुनिया भर की जो भी चीजें हैं सब आ जाती हैं 10% में। लेकिन 90% में खनिज में आता है आपका सिलिका, एल्यूमिनियम और आपका जो है आयरन, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है ना। तो ये बात चल रही है आपकी इडेकोलॉजी पेडोलॉजी की, है ना। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इडेकोलॉजी या पेडोलॉजी? ये पढ़ाई जा रही है पेडोलॉजी, ठीक है। और जब हम खादों पे आएंगे, न्यूट्रिएंट्स पे आएंगे तो वो हो जाएगी इडेकोलॉजी, समझिएगा बात को। अभी पढ़ा रहे हैं पेडोलॉजी, और जब खादों के विषय में, न्यूट्रिएंट्स के विषय में पौधे की बात चलेगी तो वो हो जाएगी इडेकोलॉजी, ठीक है। आप लोगों की परीक्षा की डेट भी आ गई है, 6-7 अगस्त को आपकी परीक्षा होनी है, 6 अगस्त को, है ना। तो अब सीधा सीधा मोटा मोटा 1 महीना बचा है। हमने पहले से ही, अगर किसी ने हमारी टेप रिकॉर्डिंग उस वीडियो की हो तो ये हो जाएगा कि हमने सही लगभग एग्जैक्ट डेट बताई थी। हमने कहा लास्ट ऑफ जुलाई से लेकर के 1 अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में या फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अगस्त में परीक्षा होने की संभावनाएं पूरी हैं, है ना। कुछ लोग जो है इस तरीके से सोच रहे थे कि सत्र ही नहीं चलेंगे, और वो सोच रहे थे कि इस बार परीक्षा नहीं है ना। तो आप लोग जो है बिल्कुल विधिवत तरीके से, अभी खैर रिवीजन का समय तो है, आपने इतना पढ़ा है उसको रिवाइज कर जाएंगे। अगर जो लोग कायदे से मन लगा के पढ़ जाएंगे तो सिलेक्शन अभी भी दूर नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यह है कि जो लोग अब इस समय को अगर अनयूटिलाइज करेंगे, जो लोग भी करेंगे, तो वो एक एक दिन जो है पीछे जाएंगे और हो सकता है उनका जो है नाम बाहर होता चला जाए। आज से एक एक दिन आपको यूटिलाइज विधिवत तरीके से करना है ना, लेकिन खुश रह के करना है। ऐसा नहीं मुंह लटका के कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, पता लगा पढ़ने के चक्कर में बोझ ऐसा सर पे, और किसी की तरफ देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, है ना, और बिल्कुल गुम हो जाएंगे। ये इस तरीके से जिसने किया उसका भी नहीं होगा।
आप बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही रहिए, ठीक है, खुश रहिए और जितना पढ़ रहे हैं वो क्लियर एग्जैक्ट पढ़िए और खुश रहिए। ऐसा नहीं कि बहुत प्रेशर से पढ़ोगे, प्रेशर से पढ़ोगे गलत ज्यादा होगा, 100% ये सत्य है ना। प्रेशर न लाइए दिमाग पे, कहीं हाँ परीक्षा है, अपने समय का यूटिलाइजेशन सही से कीजिए और परीक्षा के लिहाज से थोड़ा बहुत टेंशन ले लीजिए, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं टेंशन लेने की, नहीं तो पता चला पेपर की वजह से फिर गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी अगर ज्यादा इसका दबाव लेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़िए कि हमें इसमें कुछ देखना है, कुछ ढूंढना है। अगर इसमें खोजेंगे तो आप सिलेक्शन पा जाएंगे इसी में, अगर खोजेंगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे, ठीक है। तो खनिज का 90% जो होता है वो सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन होता है, ठीक है। या फिर ये जो होते हैं ये 90% खनिज का होते हैं, और इसके बाद 10% में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सोडियम और जिंक। ये देखिए जिंक है यहाँ पर, तो ये नहीं है, जिंक है और कॉपर है इत्यादि, ये सब पाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब देखते हैं मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल। एक बार आपको हम चित्र दिखा देते हैं सॉइल प्रोफाइल का, उसके बाद बात करते हैं इसमें थ्योरेटिकल। देखिए सॉइल प्रोफाइल, ऐसे नहीं इसको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है, समझ जाएंगे एक ही बार। ये है सॉइल प्रोफाइल, दोबारा ना पूछिए, हमने देखा नहीं सॉइल प्रोफाइल को, तो देख लीजिए सॉइल प्रोफाइल। ये देखिए, देखिए ये प्लांट है और प्लांट के जस्ट ऊपर देखिए एक ओ दिखाई दे रहा होगा, ओ सबसे ऊपर हॉरिजन है, इसको ऑर्गेनिक हॉरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओ हॉरिजन को ऑर्गेनिक, ओ का मतलब ऑर्गेनिक, क्या हो गया? ऑर्गेनिक हॉरिजन। और ऑर्गेनिक हॉरिजन विद्यार्थियों जो होता है वो पाया जाता है मृदा की सबसे ऊपरी सतह पर। कहां पर पाया जाता है? मृदा की सबसे ऊपरी सतह पर, और वर्जिन सॉइल में पाया जाएगा, अरेबल सॉइल में पाया जाएगा और फॉरेस्ट सॉइल में पाया जाएगा। वर्जिन सॉइल का मतलब जो कभी मृदा जुती ना, जिसमें कभी हल न चलाया गया हो, वर्जिन सॉइल। अरेबल सॉइल जिसमें खेती न की गई हो। फॉरेस्ट सॉइल यानी कि जंगल की मृदाएं जो होती हैं उनमें हल तो चलाया नहीं जाता, ऐसी पड़ी रहती हैं, तो वो क्या, उनके ऊपर पत्ते पड़े रहते हैं। क्या पड़े रहते हैं? पत्ते जब पड़े रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक, है ना। ऑर्गेनिक जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन या संस्तर इसी को इंग्लिश में कहते हैं। ओरिजिन को ही इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संस्तर और इंग्लिश में कह देते हैं ओरिजिन, ठीक है। संस्तर को ही इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं और हिंदी में संस्तर कहते हैं। तो मोटे मोटे संस्तर OABC, है ना, तो ये 4 संस्तर मोटे मोटे होते हैं। ओ संस्तर, ऑर्गेनिक संस्तर, यानी कि उन मृदाओं में ये संस्तर होता है जो फॉरेस्ट लैंड होती है या वर्जिन लैंड होती है या अरेबल लैंड होती है, जहां पर हल ना प्रयोग किया गया हो, है ना, ऐसी जगह पर जो होता है वो संस्तर आपका पाया जाएगा मृदा में। उसके बाद देखिए दूसरा संस्तर आता है ए संस्तर। ये वाला संस्तर है, ये ए है, जो देखिए सबसे ऊपर डार्क ब्लैक दिखाई दे रहा है, काला काला, सबसे ऊपर काला वाला जो संस्तर है, दिस इज नोन एज ए संस्तर, यानी कि दिस इज इल्यूविएशन जोन। इल्यूविएशन जोन, है ना। एक होता है इल्यूविएशन, एक होता है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन, इल्यूविएशन की स्पेलिंग देखिए ये है इल्यूविएशन।
इल्यूविएशन का मतलब विद्यार्थियों होता है वाशिंग आउट, वाशिंग आउट, यानी कि इस संस्तर से, ए संस्तर से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं लीचिंग हो जाएंगे, लीच डाउन कर जाएंगे, वाश आउट हो जाएंगे इस जोन से। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऑर्गेनिक्स की मात्रा, जो खनिज लवण है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उनकी मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। और इसी में दो संस्तर और होते हैं, एक तो होता है फर्मेंटेशन संस्तर, एफ संस्तर कहा जाता है, एक ह्यूमिडिटी एच संस्तर भी कहा जाता है, इसी में होते हैं। इसका देखिए मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर हमारा होता है वो जो जब सड़ाव शुरू होता है तो उसको फर्मेंटेशन संस्तर या किण्वन संस्तर कहते हैं, और उसके बाद जब सड़ चुकता है तो उसका ह्यूमिडिफिकेशन होता है, यानी कि ह्यूमस बनता है, तो उसी को संस्तर को ह्यूमिडिफिकेशन भी कहते हैं। तो दो संस्तर इसमें ए संस्तर में और होते हैं, जिनको एफ संस्तर और एच संस्तर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ए संस्तर हो गया। इसके बाद ए के बाद ई, देखिए ये लिखा हुआ है, ई इज आल्सो नोन एज इल्यूविएशन। देखिए ऊपर वाला जो संस्तर है इसी को ए बी या ई बी संस्तर या ई संस्तर भी कहा जाता है। देखिए इसमें वाशिंग आउट की क्रिया सबसे तेज होती है। जो ए सबसे ब्लैक दिखाई दे रहा है वो आपका जो है ऑर्गेनिक मैटर इसमें हाईएस्ट है। इसके बाद सबसे ब्लैक, सबसे ऊपर एक परत होगी और ओ संस्तर है। उसके बाद हल्का भूरा करके है जो संस्तर, वो आपका जो है ए संस्तर है। उसके बाद ई संस्तर है, यानी कि ट्रांजैक्शन संस्तर भी इसके कहते हैं, ए और बी के बीच का संस्तर है। इसके बाद बी संस्तर आएगा भूरा, ये संस्तर है। इसके बाद सी संस्तर आएगा। इसमें इल्यूविएशन की प्रोसेस होती है। इल्यूविएशन, इल्यूविएशन का मतलब वॉशिंग इन, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स ऊपर से लीच डाउन करके आए हुए हैं, ऊपर से नीचे आए हुए हैं, उनका यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है। क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, इकट्ठा होते हैं ये, अगर मोटा मोटा हम कहें, यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाते हैं। और इसके बाद संस्तर सी है, इसको हम बेसिक संस्तर कहते हैं या आधारी संस्तर, है ना, इसको बेसिक संस्तर कहते हैं या आधारी संस्तर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया, एक सॉइल प्रोफाइल मोटा मोटा बता दिया। अभी पीपीटी में समझाएंगे क्या क्या होता है पूरा विधिवत तरीके से, लेकिन फिर भी आपने एक मोटा मोटा ओवरव्यू यहाँ पर देखा। ठीक है, इस प्रकार से संस्तर की बात यहाँ पर की गई। चलिए आगे। ये देखिए सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका हिंदी में कहा जाता है। देखिए ओ होरिजन, इसे ऑर्गेनिक या कार्बनिक संस्तर कहते हैं। ये देखिए संस्तर है, हिंदी में इसको संस्तर कहते हैं। ऑर्गेनिक संस्तर यह है, संस्तर जंगल की मृदाओं में पाया जाता है तथा खनिज संस्तर से ऊपर होता है। किसमें पाया जाता है? जंगल की मृदाओं में, यानी कि फॉरेस्ट लैंड में पाया जाता है, जहां पर हल न चलाया गया हो। हमने बताया था फॉरेस्ट लैंड में होता है ये संस्तर, फॉरेस्ट लैंड में होता है यहाँ पर हल न चलाया गया। ठीक है, मोटी मोटी बात है, या वर्जिन सॉइल या अरेबल सॉइल्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे अगर हम, तो ये ओ होरिजन हो गया। इसके बाद होरिजन आपका आएगा ए। देखिए ए होरिजन, इल्यूवियल इसी को कहते हैं संस्तर या ई संस्तर, इट इज आल्सो नोन एज ई संस्तर। यह सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है, यानी कि इसमें मिनरल होते हैं। इसी संस्तर में वॉशिंग आउट या मैक्सिमम लीचिंग, है ना, मैक्सिमम लीचिंग की क्रिया होती है। इस संस्तर का विस्तार 2.5 से 50 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है? 2.50 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक इसका जो है रेंज होता है, इसका ए होरिजन। ठीक है, ए होरिजन की रेंज जो होती है 2.5 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक, 2.5 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। यह सबसे ऊपरी संस्तर है। इसी को खनिज संस्तर भी कहा जाता है। इसी संस्तर में वॉशिंग आउट और मैक्सिमम लीचिंग की क्रिया होती है। ठीक है, अब बात आती है इसी में A1 संस्तर होता है।
इसी का एक पार्ट है A1 संस्तर। देखिए इस संस्तर में यह संस्तर जो है पार्टिली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर अधिक होता है, यानी कि अगर हम कहें कि पूर्णतया डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं होता है, पार्टिली डिकम्पोज्ड होता है, यानी कि हल्का फुल्का। तो इसी के अंतर्गत दो पार्ट और आते हैं। अगर हम देखें थोड़ा डीप में जाएं तो यहाँ पर एक F जोन होता है, एक H जोन होता है। F का मतलब होता है फर्मेंटेड जोन, फर्मेंटेशन होता है यहाँ पर, और एक ह्यूमिडिफाइड। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर इस संस्तर में पार्टिली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर अधिक होता है, यानी कि पार्टिली डिकम्पोज्ड, पूरा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज्ड नहीं हो रहा है। इसका मतलब पार्टिली डिकम्पोज्ड है। तो फर्मेंटेशन कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, देखिए ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाने के लिए किण्वन आवश्यक है, तो सबसे पहले फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन के बाद जब वो सड़ जाएगा तो उसका ह्यूमिडिफिकेशन होगा, यानी कि वो ह्यूमस में परिवर्तित होगा, तो इसे कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये पार्टिली डिकम्पोज्ड जोन है, ए जोन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है A2 या ई संस्तर, इसी को इल्यूविएशन A2 को ही कहते हैं। इस संस्तर में इल्यूविएशन अत्यधिक होता है, इसलिए इसे ई संस्तर भी कहते हैं, यानी कि इल्यूविएशन का मतलब होता है बासिंग आउट हाईएस्ट होता है इसमें। अगर हम सीधी बात करें तो बासिंग आउट इज मैक्सिमम, बासिंग आउट या लीचिंग और एज वेल एज कह सकते हैं हम लीचिंग इज मैक्सिमम, लीचिंग इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये स्थिति होती है, बासिंग आउट या लीचिंग इज मैक्सिमम होती है। इस संस्तर में इल्यूविएशन अत्यधिक होता है, इसीलिए ई संस्तर भी कहा जाता है। इसके बाद बात आती है AB या EB संस्तर, है ना। यह A और B के बीच का संस्तर है ना, क्या है, संस्तर है। संस्तर है जिसे परिवर्तनशील संस्तर या ट्रांजिशनल जोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये A और B के बीच का संस्तर है, जिसको परिवर्तनशील संस्तर या ट्रांजिशनल लेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी एक, इसमें A2 या AB या EB संस्तर लास्ट संस्तर होता है A ओरिजिन का। अब बात आती है B ओरिजिन की। बी ओरिजिन की अगर बात आएगी बी संस्तर की अगर बात आती है विद्यार्थियों, तो देखेंगे हम यह संचयन संस्तर कहलाता है, यानी कि इसमें जो होता है अभी उसमें इल्यूविएशन हो रहा था, यहाँ पर होता है इल्यूविएशन। यहाँ पर क्या होता है, इल्यूविएशन, यानी कि संचयन होता है। जैसे जो ऊपर से हमारे जो भी चीजें लीच डाउन होकर आई हैं नीचे, जैसे कार्बोनेट्स आए हैं, बाइकार्बोनेट्स आए हैं, ऊपर से लीच डाउन ए ओरिजिन से होकर आए हैं, तो वे यहाँ पर क्या होते हैं, संचित होते हैं, एक्युमुलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, एक्युमुलेटेड होते हैं। तो इसी को इल्यूविएशन जोन, ऊपर वाले को इल्यूविएशन, नीचे वालों को इल्यूविएशन, है ना, इल्यूविएशन कहलाते हैं, कहते हैं। इसमें ए संस्तर से निच्छालित यौगिक संचित हो जाते हैं। इस संस्तर को अधोमृदा या अमृदा कहते हैं। इसी संस्तर को क्या कहते हैं, और अधोमृदा या अमृदा जो होती है वो लगभग 22 सेंटीमीटर के नीचे की मृदा होती है। एक बात आपको हम बता दें, जो अधोमृदा होती है या अमृदा होती है 22 सेंटीमीटर से नीचे की मृदा होती है, 22 सेंटीमीटर से नीचे की मृदा। ठीक है, नीचे की मृदा जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी अधोमृदा या अवमृदा या सब सॉइल, इसी को कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सब सॉइल, इसी को हम सब सॉइल कहते हैं। ठीक है, अवमृदा, अधोमृदा या सब सॉइल। तो बी संस्तर होता है, यह संचयन संस्तर कहलाता है, लिखा हुआ है। ठीक है, एक्युमुलेशन जोन होता है। तो ये यहाँ पर निच्छालित हुए जो ए जोन से आए हैं हमारे मिनरल्स, वो सब यहाँ पर एक्युमुलेट होते हैं
और इसी संस्तर को अधोमृदा या अमृदा कहते हैं। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होती है, यानी कि 22 सेंटीमीटर के नीचे की जो मृदा होती है, कई मीटर तक भी ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बी ओरिजिन हो गया। इसके बाद सी ओरिजिन, यह है संस्तर कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट संस्तर है ना, कार्बोनेट से बना संस्तर होता है, यानी कि इसको जो है अनकंसोलिडेटेड संस्तर भी कहा जाता है ना, या बेसिक संस्तर कहा जाता है। मेन संस्तर यही संस्तर होता है, आधारी संस्तर जो होता है वो सी होता है, सी ओरिजिन। इसके बाद बात आती है पृष्ठ मृदा। सरफेस मृदा कौन सी होती है? सरफेस मृदा की गहराई 15 से 22 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, सरफेस मृदा की गहराई कितनी होती है? 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। अब बात आती है देखिए वेदरिंग, चट्टानों एवं खनिजों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण। ठीक है, वेदरिंग यानी कि चट्टानें जब टूटेंगी तो तभी तो आपकी मृदा बनेगी। अब अपक्षय के कई कारण होते हैं, 3 कारण मेन है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अपक्षय का मतलब चट्टान धीरे धीरे जैसे टूटी और वेदर्ड हुई। देखिए वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एक बार चित्र दिखा देते हैं तो आप जो है थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, हमें लगता है। देखिए भाई, ये हमारे जो है कुछ लोग इन्हें कहते हैं कि शंकर भगवान है। ठीक है, कुछ लोग इन्हीं को उठा के पूजा करने लगते हैं, कहते हैं ये शंकर जी आ गए, है ना। तो ये खैर है तो नहीं, अब मानिए तो किसी में भी ईश्वर हो सकता है, और किसी चीज, हर चीज में वैसे ईश्वर विद्वान है ना। तो अब देखिए ये चट्टाने हैं, मोटी मोटी चट्टाने हैं। अब देखिए इसमें से कुछ छोटी छोटी भी यहाँ पर दिख रही हैं ये। अब ये बनी तो इसी से है, तो ये वाली चट्टाने जब इससे बनी है तो कैसे बनी है? वेदरिंग हुई है। देखिए इनमें दरारें पड़ी हुई हैं, ये छोटी छोटी टूट रही हैं, है ना। और जब टूटेंगी तो काहे के कारण टूटेंगी? ऐसे तो नहीं टूट जाएंगी, इसके पीछे कारण होते हैं, भौतिक कारण होते हैं, रासायनिक कारण होते हैं और जैविक कारण होते हैं। तो उन सभी कारणों के विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग के विषय में हम जानते हैं। तो भौतिक अपक्षय में देखिए आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से कैसे, देखिए कुछ लोग कहेंगे टेम्परेचर से कैसे वेदरिंग होती है, हम बताते हैं आपको। जब टेम्परेचर भाई ज्यादा और कम होता है, जिससे ट्रेन की पटरी फैलती और सिकुड़ती है, उसी तरीके से पत्थर का भी टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो फैलेगा कि नहीं फैलेगा? पानी फैल के पहुंच जाता है आसमान में, है ना, लोहा फैल जाता है, तो ये तो चट्टान है, ये भी फैलेगी कि नहीं फैलेगी? तो फैलेगी। तो फैलेगी, सर्दियों में सिकुड़ेगी। अब बताइए किसी चीज को फैलाओगे, सिकुड़ाओगे और मजबूत चीज है तो टूटेगी कि नहीं टूटेगी? टूट जाएगी। तो ताप के कारण वेदरिंग होती है। दूसरा है आपका जल के कारण। अब देखिए झरना है, झरना महाराज ऊपर से गिर रहा है बहुत तेजी से, और जब गिरेगा पत्थर के ऊपर तो पत्थर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। तो ये भी एक जल के द्वारा वेदरिंग हो गई, है ना। पानी बहुत तेजी से बहा के लाता है, बहुत सारी चट्टानों को आपस में भिड़ता है, तो ये वेदरिंग ही होती है। इसके बाद वायु, वायु के द्वारा भी वेदरिंग होती है। कभी कभी हवाएं इतनी तेजी से चलती हैं जो इधर से उधर हो जाती हैं, या बहुत सारा पानी लाती हैं, पानी टक्कर मारता है, तब वेदरिंग होती है। बहुत सारे इसके भी कारण हैं। ग्लेशियल वेदरिंग होती है। ग्लेशियल वेदरिंग का मतलब होता है हिमखंड। जब पहाड़ों पर बहुत बड़े बड़े हिम, बर्फ के टुकड़े टूट के गिरते हैं, और वो जब गिरते हैं तो नीचे की तरफ लुढ़कते चले जाते हैं, और जिस पहाड़ या पत्थर से टकराए तो उसको तोड़ते हैं, तो ये भी ग्लेशियल वेदरिंग हुई। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपकी ग्लेशियल वेदरिंग के बाद फ्रॉस्ट या पाला। पाला के द्वारा भी वेदरिंग होती है। देखिए कैसे होती है। अब देखिए कोई जैसे एक चट्टान है, आप देख लीजिए, मान लीजिए ये चट्टान है और ये बीच में इसमें दरार पड़ी थी। क्या पड़ी थी? दरार।
और इसी दरार में भर गया पानी। भाई पानी बरसा, हमने नहीं डाला, पानी बरसा और बरसने के बाद उस दरार में भर गया, और पहाड़ों पर सर्दी पड़ती है ज्यादा, और ये पानी बेचारा जब सर्दी ज्यादा पड़ी तो बर्फ बन गया उसी दरार में। अब बताइए, जब चट्टान के अंदर दरार में पानी है और बर्फ जब वो बनेगा, तो पानी का नियम है कि जब बर्फ बनता है तो 9% उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, आयतन। तो 9% जब आयतन बढ़ाएगा तो चट्टान को तोड़ेगा कि बचाएगा? तोड़ देगा ना। तो ये भी एक टाइप की वेदरिंग हुई। देखिए यही लिखा होगा, चट्टानों की दरारों में एकत्रित जल जम जाता है, 9% का प्रसार करता है, और जब प्रसार करेगा जिससे अपक्षय होता है ना। बर्फ का दाब 1.50 टन प्रति वर्ग फुट होता है। बर्फ का दाब भी होता है, देखिए बर्फ का दाब जो 1.50 टन प्रति वर्ग फुट होता है, कितना होता है? 1.50 टन प्रति वर्ग फुट होता है। ये देखिए, ये बर्फ का दाब है, प्रेशर है ना। आइस का प्रेशर है 1.50 वर्ग फुट प्रति टन प्रति वर्ग फुट होता है। 1.50 टन प्रति वर्ग फुट प्रेशर बर्फ का भी होता है। तो जब इतना दबाव बर्फ का है तो ऑटोमेटिकली चट्टान को तोड़ेगा कि बचाएगा? तो बर्फ भी चट्टान को तोड़ने में सहायक होती है। अगला देखेंगे रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पूछा तो नहीं जाएगा मान लीजिए, फिर भी आप एक मोटा मोटा समझ लीजिए, हो सकता है कोई पॉइंट घुमा फिरा के पूछा जाए। अब देखिए केमिकल वेदरिंग जो होती है, रासायनिक वेदरिंग, तो पहला है इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो देखिए खनिजों के साथ ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग को अथवा किसी यौगिक में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण नमी की उपस्थिति में अधिक सक्रिय होता है और हाइड्रेटेड ऑक्साइड, यहां पर ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है। देखिए जब खनिजों के साथ ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया होगी तो क्या होगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना। और या किसी यौगिक में ऑक्सीजन की मात्रा में जब वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीकरण नमी की उपस्थिति में अधिक सक्रिय होता है और हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया है। देखिए ऑक्सीकरण जब होगा, जैसे लोहा में जब नमी की मात्रा अधिक होती है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के कारण लोहा फूलता है पहले, और फूलने के बाद उसमें जंग, लोग कहते हैं जंग लग गई, और धीरे धीरे पूरा का पूरा लोहा जो है बेदार्ड हो जाता है। तो ये केमिकल प्रोसेस है लोहा गलाने की, ऑक्सीडेशन। यानी कि लोहे के पास अगर नमी गई तो लोहा अपने आप खराब होता है, यह ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। वही यहाँ पर है, खनिज है ना, लोहा भी एक मिनरल है, तो खनिजों के साथ ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग, ठीक है ना, ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग को खनिजों के साथ, नमी अगर जहां पर ज्यादा होगी ऑक्सीडेशन की क्रिया वहीं पर और तेज होगी, तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है, जिसमें कि क्या होता है? देखिए अब सल्फाइड के सल्फेट में बदल जाने से आयतन में वृद्धि होती है, जिससे अपक्षय होता है। अब ऑक्सीडेशन के कारण ही क्या होता है? सल्फाइड से सल्फेट में चेंज हो गया, और सल्फाइड से सल्फेट में जैसे ही कोई चीज चेंज होगी तो उसके आयतन में, जैसे लोहे के आयतन में वृद्धि होती है, तो आयतन में वृद्धि हुई। जब आयतन में वृद्धि होगी तो क्या होगा? वेदरिंग 100% क्लियर कि वेदरिंग होनी ही होनी है ना। जब उसके आयतन में वृद्धि होगी तो वेदरिंग भी होगी 100%। ठीक है, तो वेदरिंग हो जाएगी। दूसरा है जल विश्लेषण, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जल विश्लेषण, जब खनिजों का संपर्क जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन खनिजों के धनायन के साथ स्थानांतरित हो जाती है। देखिए
जब खनिजों का संपर्क जल से होता है, हाइड्रोलाइसिस, जल विश्लेषण। किसके साथ विश्लेषण? जल के साथ। अब देखिए जब कोई मिनरल है जैसे Fe है और इसका संपर्क जल से हुआ, H2O से हुआ, तो इसका जो धनायन है वो इसके साथ क्या करता है? स्थानांतरित होता है, लोहे के साथ स्थानांतरित होता है ना, जिसके कारण वेदरिंग होती है। ठीक है, जब खनिजों का संपर्क जल से होता है तो जल की हाइड्रोजन खनिजों के धनायन के साथ स्थानांतरित होती है। किसके साथ स्थानांतरित होती है? खनिजों के धनायन के साथ स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो ये भी वेदरिंग का कारण है। नेक्स्ट देखेंगे जलयोजन, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होता है, जलयोजन से मृदा खनिजों के आयतन में वृद्धि होती है जिससे अपरदन होता है। जलयोजन से भी, हाइड्रेशन से भी क्या होता है? मृदा खनिजों में वृद्धि होती है। इसके बाद कार्बोनेशन, कार्बोनीकरण होता है। कार्बोनेशन में क्या होता है? चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त क्षारों का, जो चट्टानों की वेदरिंग होती है इसमें क्षार होते हैं, क्षारों का CO2 से संयुक्त होकर बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट बनाते हैं जिससे अपक्षय होता है। ये देख लीजिए। अब देखिए CO2 कभी कभी जो है SO2 के साथ क्रिया करके H2CO3 भी बना लेती है, वो भी वेदरिंग में काम आता है। तो वेदरिंग बहुत टाइप से होती है। कार्बोनेशन के द्वारा वेदरिंग ये है, क्षारों का CO2 के साथ क्रिया करने के बाद जब क्षार है जो इसके वो CO2 संयुक्त होकर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाते हैं जो कि अपक्षय में यानी कि वेदरिंग में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी केमिकल वेदरिंग। अब देखिए केमिकल वेदरिंग तो हो गई है, अब इसके बाद एक और वेदरिंग आती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग जो होती है या जैविक अपक्षय कहें जिसको हम, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में विद्यार्थियों अंतर ये होता है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग जो होती है उसमें जैसे पौधा है, कोई छोटे छोटे पौधे पहाड़ों पर जम जाते हैं, उनकी जड़ें प्रवेश करती हैं चट्टानों में तो वो तोड़ती हैं, जड़ें भी प्रेशर डालती हैं चट्टान के ऊपर, तो वो भी वेदरिंग हुई। बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, शैवाल है ना, शैवालों की जड़ें भी धीरे 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 प्रवेश करती रहती हैं, है ना। बहुत माइक्रोबैक्टीरियोमाइसिटीज होते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, तो ये भी वेदरिंग में सहायक होते हैं। जड़ तो बहुत ज्यादा सहायक है, प्लांट की जड़ मोटी से मोटी चट्टान को तोड़ देती है। ठीक है ना, तो वेदरिंग इस तरीके से जो है होती रहती है, तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गई। ठीक है, अब बात आती है जेनेटिक वर्गीकरण सॉइल का, यानी कि मृदा का जेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब देखिए कई प्रकार के क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, तो जेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। थर्मोजेनिक वर्ग है ना, थर्मोजेनिक वर्ग वो वर्ग है जहां पर गर्म क्षेत्र जहां होता है वहीं पर थर्मोजेनिक वर्ग पाया जाता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है इस वर्ग की भूमि विश्व के सर्वाधिक गर्म भागों में मिलती है और इन भूमियों में खनिज सिलिकेट शीघ्र ही विघटित हो जाता है और इस वर्ग में पीले और लाल रंग की दोमट और लैटराइट भूमियां पाई जाती हैं। ठीक है, थर्मोजेनिक ग्रुप कहां पर है देखिए बता देते हैं, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। थर्मोजेनिक वर्ग वहां पर पाया जाता है जहां पर ट्रॉपिकल रीजन होता है, यानी कि गर्म भूमियां हैं। अब देखिए इसमें थर्मोजेनिक में इसने बताया रेड एंड येलो मृदा। अब देखिए रेड सॉइल इंडिया में कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की क्लाइमेट कैसी है? ठंडी या गर्म है, क्योंकि वहां के लोग बहुत काले हैं। तो साफ बात हो गई जाए कि थर्मोजेनिक वहां पर होगी जहां पर गर्मी होगी, यानी कि जहां लाल मृदा होगी, और इसमें जो सिलिकेट्स होते हैं इसके खनिज सिलिकेट शीघ्र ही विघटित हो जाते हैं और अत्यधिक विघटन के कारण ही इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा नहीं होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है ना, तो इसीलिए वो भी बहुत देर ज्यादा टाइम तक जो है रुक नहीं पाता है। तो यही मृदाएं जो होती हैं वो थर्मोजेनिक मृदाएं कहलाती हैं, यानी कि गर्म क्षेत्र में जो मृदाएं होंगी वो थर्मोजेनिक होंगी और इनमें जो है सिलिकेट जो मिनरल होता है उसका बहुत जल्दी जो है क्या होता है, बहुत शीघ्र ही विघटित हो जाता है और इसमें जो है येलो और रेड मृदाएं पाई जाती है। तो ये हो गई आपकी थर्मोजेनिक मृदाएं। आगे देखेंगे, अगली है फाइटोजेनिक। अब देखिए फाइटोजेनिक जो होती है यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है,
समशीतोष्ण जलवायु होती है, ठीक है। और इस वर्ग में जैव पदार्थ की अधिकता होती है। देखिए अभी वहां पर क्या था, सिलिकेट का विघटन बहुत तेजी से हो रहा था, ऑर्गेनिक मैटर का विघटन भी बहुत तेजी से हो रहा था। यहाँ पर सिलिकेट और ऑर्गेनिक मैटर का विघटन जो है बहुत स्लोली होता है। कैसे होता है, बहुत स्लो होता है, जिसके कारण यहाँ पर पार्ड सॉइल और चेस्टनट सॉइल का निर्माण होता है। इसको कहते हैं फाइटोजेनिक मृदाएं। क्या कहते हैं, जहां पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है, समशीतोष्ण, यानी कि टेम्परेचर कम होने के कारण सिलिकेट्स का विघटन नहीं हो पाता है और ऑर्गेनिक मैटर का भी विघटन, डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। यहाँ पर मृदाएं आपकी जब पाई जाती हैं वो पाई जाएंगी पार्ड सॉइल और चेस्टनट सॉइल। और वहां पर जो है थर्मोजेनिक में क्या होता था, विघटन बहुत तेजी से हो जाता था। तो वहां पर जो हमारी मृदाएं पाई जा रही थी वो कौन सी मृदाएं थी, येलो मृदाएं और रेड मृदाएं, ठीक है, लाल सॉइल और पीली मृदा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद कैल्सीमार्फिक मृदाएं। देखिए कैल्सीमार्फिक मृदाएं, इनकी बात हो रही थी। तो कैल्सीमार्फिक मृदाएं वो होती हैं जिनमें चूने की मात्रा अधिक होती है। जिन मृदाओं में चूने की मात्रा अधिक होगी। देखिए पार्ड सॉइल कहां पर पाई जाएगी, जो फाइटोजेनिक मृदाएं हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम है, ठीक है, टेम्परेचर कम है, सिलिका का अपक्षय नहीं हो पा रहा है, यानी कि डिकम्पोजिशन नहीं हो पा रहा है, विघटन नहीं हो पा रहा है, और धीमी गति से होता है या तो, है ना। और साथ साथ में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका भी डिकम्पोजिशन बहुत तेजी से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये इस वर्ग में आती है फाइटोजेनिक, थर्मोजेनिक, फाइटोजेनिक, कैल्सीमार्फिक। देखिए कैल्सीमार्फिक जो वो मृदाएं होती हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट्स की मात्रा अधिक होती है, CaCO3, ठीक है, या चूना की मात्रा अधिक होती है, वो कैल्सीमार्फिक मृदाएं कहलाती है। आगे देखेंगे, आगे विद्यार्थियों हैलोजेनिक और साथ में हाइड्रोजेनिक मृदाएं। हैलोजेनिक का मतलब होता है जिसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक हो, सोडियम की। इस वर्ग में सोडियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, इस कारण यह मृदाएं क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं। एक और पॉइंट इसका है कि ये मृदाएं जो है कैसी होती हैं, क्षारीय, यानी कि एल्कलाइन नेचर की होती है। यानी कि एक बात हमें और समझ में आ गई है कि जिन मृदाओं में सोडियम होगी, जिन मृदाओं में सोडियम होगी वो मृदाएं हमारी कैसी होंगी, क्षारीय नेचर की होंगी, यानी, और जिनमें फास्फोरस अधिक होगा वो अम्लीय नेचर की होंगी, है ना। कुछ मोटा मोटा सिद्धांत आप भी पकड़ते चलिए। तो इनको हम कहते हैं हैलोजेनिक मृदाएं। हैलोजेनिक मृदाओं में क्या होता है, सोडियम की मात्रा अधिक होती है। तो लिखा हुआ है इस वर्ग में सोडियम की मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है, इस कारण यह मृदाएं क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं, यानी कि अल्कलाइन नेचर की होती हैं। अगर हम इसके बाद बात करें तो हाइड्रोजेनिक वर्ग, और हाइड्रोजेनिक वर्ग में टुंड्रा प्रदेश की मृदाएं आती हैं, यानी कि ठंडे क्षेत्रों की मृदाएं आती हैं, उनको हम कहेंगे हाइड्रोजेनिक सॉइल्स, ठीक है। तो ये आपने जो है जेनेटिक क्लासिफिकेशन मृदाओं का भी देख लिया, ठीक है। तो आज हमने आपको पढ़ाया विद्यार्थियों, पहला पॉइंट बताया था आपको हमने खनिजों के विषय में, क्ले खनिजों के विषय में बात की। क्ले में हमने आपको पार्टिकल्स की बात की, है ना, पार्टिकल्स का आकार बताया कितना माइक्रोन का होता है। मांटमोरेलोनाइट, इलाइट और केल्विनाइट। सबसे छोटा मांटमोरेलोनाइट था 0.1 से 1 माइक्रोन का। उसके बाद आपका इलाइट 0.2 से 2 का। उसके बाद आपका 0.1 से 2 मान लीजिए, 0.1 से 5 तक को जो था वो आपका केल्विनाइट का था। अब इसीलिए सरफेस एरिया जो था वो सबसे ज्यादा होगा मांटमोरेलोनाइट का 700 से 800, और उसके बाद इलाइट का 100 से 120, और उसके बाद आपका केल्विनाइट का होगा। उसी प्रकार से कैटायन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी भी जो है हाईएस्ट रहेगी मांटमोरेलोनाइट की, उसके बाद इलाइट की, उसके बाद केल्विनाइट की, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा आपने देखा। उसके बाद हमने आपको जो है सॉइल प्रोफाइल के विषय में बताया। 4 हमने आपको बेसिक प्रोफाइल्स बताई हैं सॉइल की, जिसमें ओ होरिजन बताया है, ओ संस्तर बताया है, ए संस्तर बताया है, बी संस्तर बताया है, सी संस्तर। ओ संस्तर जो होता है वो
फॉरेस्ट लैंड में पाया जाता है, वर्जिन लैंड में पाया जाता है, अरेबल लैंड में पाया जाता है। और ये संस्तर जो होता है दिस इज आल्सो नोन एज एलुविएशन जोन और बासिंग आउट जोन और लीचिंग जोन। ठीक है, लीचिंग आउट होता है जिसमें से। इसके बाद बी हॉरिजन बताया था जिसको हम बासिंग इन कहते हैं, या एकोमुलेशन ऑफ जो है जो ऊपर से आए हुए हमारे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स या मिनरल्स हैं उनका एकोमुलेशन जिस जोन में होता है वो हमारा बी हॉरिजन कहलाता है। और उसके बाद बात करते हैं सी हॉरिजन को, अनकंसोलिडेटेड जो हॉरिजन होता है, यानी कि यहाँ पर जो है बेसिक हॉरिजन इसको कहते हैं सी हॉरिजन को। इसमें जो है